ये तो तब की बात है जब आपके पास फैटी एसिड जो है वो इवन नंबर का है। और मैंने कल भी आपसे पूछा हुआ था कि ओवरऑल कितना एक एसिटाइल कोएंजाइम में कितना एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक NADH प्लस एक FADH2, अगर राउंड ऑफ भी कीजिएगा तो लगभग लगभग NADH का 3 और FADH2 का 2, यानी 2 ATP जो होता है, सॉरी 5 ATP जो है वो टोटल प्रोड्यूस होते हैं, और एक ATP कंज्यूम हो रहा था जब आप उसको एक्टिवेट कर रहे थे। तो हर एक एसिटाइल कोएंजाइम के प्रोडक्शन में लगभग लगभग 4 ATP जो होता है वो सेल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन का, वो जब क्रेब साइकिल में जाते हैं तब कितने ATP का प्रोडक्शन होता है, उसका कैलकुलेशन अलग इसमें डालेंगे। तो हम लोग का कल या परसों हम लोग ने शायद ये डिस्कस भी किया था कि अगर दो दो कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस हो रहा होता है और आपके पास 16 कार्बन का कोई फैटी एसिड है, तो आपको कितने साइकिल की जरूरत है? तो इसका फॉर्मूला है N-2 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना साइकिल चलेगा? N-2 डिवाइडेड बाई 2 फॉलो करते हैं, जिसमें 16 जो है वो N की वैल्यू है। 16 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 साइकिल। 7। इसका कारण क्या है? ये भी हम एक्सप्लेन किए थे कि अगर आप 14 कार्बन तक आप साइकिल चलाते हैं और लास्ट का जो 2 कार्बन होता है वो खुद ही एसिटाइल कोएंजाइम में होता है, उसके लिए अलग से बीटा ऑक्सीडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। अगर इस तरह से बनाओ तो 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन निकालते चले जाओ, तो लास्ट का जो 2 कार्बन है उसके लिए तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं करना होगा ना। हाँ या ना महिमा? यस सर। ठीक है। तो 16 कार्बन में 14 कार्बन तक के लिए बीटा ऑक्सीडेशन होता है 7 साइकिल्स, और ये जो लास्ट का 2 कार्बन है उसके लिए बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो एनर्जेटिक्स का कैलकुलेशन N-2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ATP किया जाता है। यानी सिर्फ बीटा ऑक्सीडेशन 16 कार्बन का अगर है तो उसमें 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 28 ATP सिर्फ बीटा ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होंगे, नॉट 16 multiplied by 4 that is equal to sorry 8 multiplied by 4, 8 multiplied by 4 that is equal to 32 ATP। 32 ATP पे मारिएगा टिक, गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि सिस्टम के अंदर में, या ये तो तब है जब आपने कंज्यूम किया है और वो बीटा ऑक्सीडेशन बोल रहा हूँ, बायोसिंथेसिस के थ्रू इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ में कोई फैटी एसिड आपका बना हुआ है। चैलेंज ये है कि अगर आपने कोई लिपिड कंज्यूम किया है प्लांट बेस्ड और अदर बेस्ड, जिसका नंबर जो है वो ऑड नंबर है, 17 है, 19 है, 15 है, उस केस में आप इसको कैसे रिजॉल्व कीजिएगा? क्योंकि इसमें दो दो कार्बन निकालिएगा तो लास्ट में एक कार्बन बच ही जाएगा, सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल बच ही जाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, मेरे ख्याल से आई डोंट नो वेदर ग्रेजुएशन में आपसे ये पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप मास्टर्स में जाएंगे तो आपको क्लियरली ये सवाल पूछा जाता है कि ऑड नंबर कार्बन फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, और इवन नंबर ऑफ फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। वेन एवर इट विल बी आस्क्ड दैट कि इवन नंबर ऑफ कार्बन का ऑक्सीडेशन अगर करना है, you will proceed for the beta oxidation. Yes or no? यस सर। ठीक है। अब यहाँ हमारा सवाल है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अ फैटी एसिड विथ एन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स yield एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपायोनाइल कोएंजाइम A। प्रोपायोनाइल कोएंजाइम A क्या है कि आपका एक अलग मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि इवन नंबर वाले में क्या है कि सारे के सारे एसिटाइल कोएंजाइम A ही प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए लास्ट का 3 कार्बन है, यानी कि अगर आप 17 की बात करते हैं तो 14 कार्बन तक जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में बनाते हैं, और लास्ट का 3 कार्बन जो होता है वो प्रोपेनाइल कोएंजाइम में होगा, यानी कि 3 कार्बन प्लस कोएंजाइम ए SH। समझ में आ जाएगा? यस यस सर। सर। ठीक है। तो इसी पाथवे को मेरे ख्याल से 19.2 में 19.2 डायग्राम में बताया गया हुआ है। लेट मी हैव इट। ये कौन सा डायग्राम है? ये ऊपर ही दिया हुआ है, सॉरी।
19.2 में फिगर में बताया हुआ है कि किस तरीके से उसको कंपाउंड को फिर से वापस से साइट्रिक एसिड साइकिल में करते हैं। इसमें बताएंगे क्या है कि फैटी एसिड विथ एन ऑड नंबर ऑफ fatty acid with an odd number of carbon atom are oxidized by a pathway of beta oxidation, यानी कि पूरा का पूरा पाथवे जो होता है वो बीटा ऑक्सीडेशन से ही फॉलो किया जाता है, producing acetyl coenzyme A until a 3 carbon that is propenyl coenzyme A residues remains, यानी कि लास्ट में प्रोपेनाइल कोएंजाइम A जो है वो 3 कार्बन R CH3 है ना, R CH2 CH2 C सॉरी C डबल बॉन्ड O नॉट CH2 और कोएंजाइम A जो है वो सिंथेसिस हो जाता है। So this is like the structure of your propenyl coenzyme है, जिसमें मैंने क्लियरली ड्रॉ नहीं किया है, मैं एक बार के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें हो जाते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और कोएंजाइम यहाँ पे C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम A। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनाइल कोएंजाइम में, जिसमें ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन है, यही लास्ट में बच जाते हैं। यस और नो? Yes. ठीक है। Yes. इसके साथ में क्या है कि ये जो 3 कार्बन बच रहे हैं, दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सक्सिनाइल कोएंजाइम में कहां पे है? सक्सिनाइल कोएंजाइम में कहां पे होते हैं? कैन यू टेल मी दैट? दिस इज वन ऑफ द, अगर याद नहीं है, दिस इज वन ऑफ द सबस्ट्रेट। खुशी से तो एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि अभी वो क्रेब साइकिल नहीं पड़ी है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A is one of the substrates of pathway of Krebs cycle. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, यानी कि सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो है वो क्या उसको बोलते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम में लास्ट 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद में सक्सिलेट, फिर मैलेट, मैलेट, फ्यूमरेट, ऑक्सिलो एसीटेट, ये बनते चले जाते हैं। सो दिस इज योर लास्ट 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ द क्रेब्स साइकिल। तो ये जो आपके प्रोपेनाइल कोएंजाइम है, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल को अगर आप ऐड कीजिएगा तो दिस विल क्रिएट द 6 कार्बन मॉलिक्यूल विद कोएंजाइम A। यस और नो? Yes. Yes. ठीक है, हम पीछे की साइकिल पे नहीं जा रहे हैं, पीछे की साइकिल पे नहीं जा रहे हैं या पीछे के डायग्राम पे नहीं जा रहे हैं। आप सिर्फ इतना जानिएगा कि प्रोपायोनाइल कोएंजाइम A 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसको सक्सिनाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, एंड इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में कैसे था, एसिटाइल कोएंजाइम A और ऑक्सिलो एसीटेट, ये 4 कार्बन का था, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन के होते हैं, दोनों मिल 4 और 2 6 कार्बन मिल करके 6. साइट्रेट बनाते थे। साइट्रेट, Yes. आइसोसाइट्रेट, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, Yes. सक्सिनाइल कोएंजाइम A सक्सिनेट, मैलेट, फ्यूमरेट, ऑक्सिलो एसीटेट, वापस से इसमें चले आते थे। सो दिस इज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रेब्स साइकिल, जिसके बारे में मतलब पढ़ना है, अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज इसको रिवाइज कर लीजिएगा। सो अल्टीमेटली क्या है कि प्रोपेनाइल कोएंजाइम को सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ऑलरेडी क्रेब्स साइकिल में इंटर कर चुका होता है। यस और नो? Yes, sir. Yes. So even if you have odd number of fatty acid, तो 14 तक में, 14 कार्बन तक में 7 into 2 यानी कि 7 एसिटाइल कोएंजाइम A का कन्वर्जन करके और इसको क्रेब्स साइकिल में इंटर करा दिया जाता है, और आपके पास में जो लास्ट का 3 कार्बन होते हैं, लास्ट के 3 कार्बन होते हैं, उसको ऐड किया जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A में, और ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है वो वापस से क्रेब्स साइकिल में ऐड किया जाता है। एनर्जेटिक्स पे इसका क्या असर पड़ेगा? नॉर्मली जो आपके एसिटाइल कोएंजाइम में होते हैं वो आपके इनिशियल लेवल से इसका एनर्जेटिक्स को काउंट किया जाता है, जबकि सक्सिनाइल कोएंजाइम का सक्सिनेट से एनर्जेटिक्स को कैलकुलेट किया जाता है। एज सच एसिटाइल कोएंजाइम A का सक्सिनाइल कोएंजाइम A तक आने में एज सच कोई भी एनर्जी, खास एनर्जी प्रोडक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बनना, मैलेट, फ्यूमरेट, ऑक्सिलो एसीटेट, इस पाथवे में FADH2 और NADH का सिंथेसिस हो रहा होता है। So even if the propenyl coenzyme A is entering into the Krebs cycle in the form of succinyl coenzyme A,
इसमें सेल को कोई पर्सनल बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है। समझ में आएगा? मेरा कहना है कि सर साइकिल तो इतना बड़ा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे इंटर कर रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे इंटर कर रहा है। अगर इस ड्यूरेशन में सेल को कोई लॉस नहीं है एटीपी का, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में नहीं कन्वर्ट होकर सक्सिनाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बाद अगर ऐड हो रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 प्रोपेनाइल कोएंजाइम ए को जोड़िएगा तब एक सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सक्सिनाइल प्रोपायोनाइल कोएंजाइम में 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो जब आप उसको 2 को जोड़िएगा तब ना जाकर के ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगी। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमको कहीं ना कहीं तो लॉस होना चाहिए ना, लेकिन अगर लॉस नहीं हो रहा है, अगर हमारे पास लॉस नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, वो सक्सिनाइल कोएंजाइम के फॉर्म में ही साइकिल से जुड़ जाए। जैसे ऑक्सोलोएसिटेट का बताया था ना कि एक लॉस है 4 कार्बन का, इसलिए जरूरी है कि वो मैलेट के फॉर्म में या तो जुड़े या फिर वो वापस से पाइरुवेट का सिंथेसिस करने में लग जाए। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल का कोई लॉस नहीं होता है। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, जो आपके 19.2 फिगर साइट्रिक एसिड साइकिल का है। इसके जस्ट पिछले चैप्टर में है। ये 22वां चैप्टर है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ। 19वें चैप्टर में आपका ये साइट्रिक एसिड साइकिल के बारे में दिया हुआ है। हेंस the propanol residues from the odd chain fatty acid is only part of fatty acid that is glucogenic। यानी कि पूरे के पूरे ग्लूकोजेनिक कहने का क्या मतलब हुआ? पूरे के पूरे ऑड चेन ऑफ फैटी एसिड का जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है, वो एकमात्र मॉलिक्यूल ऐसा होता है जो ग्लूकोजेनिक है, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करने वाला है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. 2 कार्बन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस एसिटाइल कोएंजाइम में इज नॉट ग्लूकोजेनिक। तो एकमात्र मॉलिक्यूल है जो सक्सिनाइल कोएंजाइम के फॉर्म में 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ये करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। नाउ we are left with 7 minutes, so हम लोग जल्दी से एनर्जेटिक्स पे जरा सा ध्यान दे देते हैं, छोटा सा टॉपिक है। So transport of a respiratory chain, or one of the best thing of this book is like it can tell you the exact kilojoule amount which will be produced through the beta oxidation. The transport of respiratory chain in the electrons form the FADH2 and NADH. Yes or no? यहाँ पे FADH2 का सिंथेसिस हुआ है और यहाँ पे NADH का सिंथेसिस हुआ है। महिमा समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, अगर कहीं डाउट होगा या ये होगा तो पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग तो मतलब NADH will lead to the synthesis of 5 energy phosphates in chapter 12। ये chapter 12 में बताया रेस्पिरेटरी साइकिल में कैसे NADH और FADH2 मिल करके 5 बनाएंगे, क्योंकि NADH से approximately 3 और FADH2 से approximately 2 molecules of ATP का सिंथेसिस होता है, तो दोनों मिलकर के 5 बनाते हैं फॉर ईच ऑफ फर्स्ट 7 एसिटाइल कोएंजाइम में। क्योंकि हमने टोटल 16 कार्बन का देखा हुआ था, इसलिए पहला 7 के बारे में ये बता रहे हैं कि क्या फॉर्म बाय बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटेट। तो पामिटेट इज 16 कार्बन, और ये सब चीज छोटी छोटी चीजें याद रखो, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपको पामिटेट का कार्बन नंबर नहीं बताया जाएगा। तो अभी से याद रखना कि 14, 16 और 18 चेन के जो कार्बन के जो फैटी एसिड्स हैं उनका नाम याद करके रखो। तो पामिटेट कितने आते हैं? 16 कार्बन में से आते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो 7 साइकिल चलेगा और टोटल 35 एटीपी का प्रोडक्शन होना चाहिए, और टोटल ऑफ 8 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज फॉर्म्ड एंड ईच विल गिव राइज टू अ 12 मोल ऑफ एटीपी। अगर आप साइट्रिक एसिड साइकिल का एग्जांपल लीजिएगा तो एक एसिटाइल कोएंजाइम से 12 एटीपी का सिंथेसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस वाले में क्या कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ग्लूकोज से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने थे, इसलिए वहां पे आप 24 एटीपी का कैलकुलेशन करते थे। तो ज्यादातर बच्चे कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस वाला एसिटाइल कोएंजाइम है और क्रेब्स साइकिल का 24 एटीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ एक ही एसिटाइल कोएंजाइम को कैलकुलेट करना है। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2, यानी एक एसिटाइल कोएंजाइम एक साइकिल में 12 एटीपी बनाता है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनता था, इसलिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते थे। तो ये जो 12 एटीपी है एक एसिटाइल कोएंजाइम से, वो क्या करते हैं, ऑन ऑक्सीडेशन टू द साइट्रिक एसिड साइकिल
मेकिंग 8 into 12 यानी टोटल 96 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसकी सिंथेसिस करते हैं। अब देखो हम लोगों से गलती कहाँ हुई है कि 5 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि 3 + 2 5 कैलकुलेट किया था और उसमें से एक एटीपी को घटा दिया था एक्टिवेशन के लिए। लेकिन हर एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोडक्शन में एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ना, एक्टिवेशन तो सिर्फ एक बार पड़ता है। यस और नो? Yes. तो मैंने क्या किया, 5 - 4 × 7 कर दिया था, विच वॉज रॉन्ग। हम लोगों को क्या करना है कि टोटल एटीपी का प्रोडक्शन करके और उसमें से सिर्फ एक एटीपी को घटाना है, क्योंकि पूरे लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम को सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट होना होता है। हर एसिटाइल कोएंजाइम के प्रोडक्शन में एक्टिवेट होने की जरूरत उनको नहीं पड़ रही होती है। यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, वहां पे एक मिस्टेक हुआ। तो यहाँ क्या किया है, 96 मॉलिक्यूल्स जब एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम में, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो सके। यहाँ पे यस, 96 मॉलिक्यूल्स जब एसिटाइल कोएंजाइम में साइट्रिक एसिड साइकिल में जा रहा होता है तब जरूरत पड़ती है जब आपके पास टोटल 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए अवेलेबल है। तो 2 must be subtracted from the initial activation of fatty acid yielding a net gain of 129 molecules of ATP। अब इसको जोड़ा गया, ठीक है, और 35 को और इसको जोड़ा गया है। That is approximately how much? 35 plus 96, 190, 190, 35 plus 96, अरे 131. 131. 131, और 2 एटीपी को इसमें से बोला गया है कि घटाने के लिए 2 एटीपी कहाँ यूज हो रहा होगा? Yielding a net gain of 129 molecules of ATP per mole of palmitate is equal to, एक एटीपी से ये भी याद रखिएगा कि 51.6 किलो जूल जो है वो एनर्जी का रिलीज होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 2 एटीपी का कहाँ जरूरत पड़ रहा है? मैंने तो एक एटीपी के बारे में जाना कि एक ही एटीपी है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए का साइट्रिक एसिड साइकिल जो होता है इसमें भी एक एटीपी का कंजम्पशन होता है। समझ में आएगा? Yes, sir. ठीक है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए इनटू ये, यहाँ पे भी एक एटीपी का कंजम्पशन होता है, इसलिए हम लोग एक एटीपी जो होता है और उसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने लास्ट ईयर भी जब पढ़ाया था तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था कि हम लोग को सिर्फ एक ही एटीपी घटाना चाहिए, ये 2 एटीपी क्यों बोल रहे हैं। लेकिन 129 या 130 इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है एक एटीपी के कंपैरिजन में। सो ये याद रखिएगा कि एक एटीपी जो होता है 51.6 किलो जूल का एनर्जी सिंथेसिस करते हैं, जो अल्टीमेटली 6556 किलो जूल प्रोड्यूस होगा अगर एक पामिटेट जो 16 कार्बन मॉलिक्यूल का फैटी एसिड अगर उसका ब्रेक डाउन हो। और ये लगभग 68% ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ पामिटिक एसिड्स है। ठीक है, ये लगभग 68% जो होता है फ्री एनर्जी जो है वो उसके बराबर में ये करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यानी कि 2-4 चीजें जो इसमें याद करने की है। एक पामिटेट से याद रखना, मतलब इसको वहां बैठ के कैलकुलेट मत करना, याद रखना कि टोटल 7 एटीपी जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूस 35 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन से, 96 प्रोड्यूस हो रहे होते हैं क्रेब्स साइकिल से। दोनों मिला करके याद रखना इसको कि 129 प्रोड्यूस होते हैं और उसको मल्टीप्लाई करने पे 6656 किलो जूल जो होता है वो तैयार होता है। तो 2-3-4 डाटा सिर्फ याद रखना, एग्जाम में आए तो किसी भी एमसीक्यू का डायरेक्ट डाटा पे आप क्लिक कर सकते हैं। यस और नो? Yes.